नमस्कार, आप देख रहे हैं जे बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हमारी ये कोशिश होती है कि आप जिन स्टार को पसंद करते हैं और जिन सुपरस्टार के गाने आप सुनते हैं, जिनको आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी फिल्मों में या उनको एल्बम के जरिए, उनसे हम बातचीत करें। वक्त वक्त तक हम समय समय पर उनसे बातचीत कर हम आप तक उन बातचीत को पहुँचाएँ, हमारी ये कोशिश रहती है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खुद जुड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के सुपरस्टार, रॉक स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, आप जिन नामों से इन्हें पुकार सकते हैं। एक एक ठुमके पर करोड़ों व्यूज, एक एक लाइन पर, इनके गाए हुए एक एक लाइन के गीत पर करोड़ों व्यूज सोशल साइट पर हम देखते हैं। आज इन्होंने हमें समय दिया है, ये खुद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए, अपने करियर के बारे में बात करने के लिए और क्या आगामी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उसके बारे में बात करने के लिए। कल ही इनकी फिल्म रिलीज हो रही है राजा राम, और नाम राजा राम क्यों रखा गया, क्या फिल्म का कंसेप्ट है और क्या मकसद है इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म में किन बातों को कहने की कोशिश फिल्मकार ने यहाँ पर की है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक पराग पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खेसारी लाल यादव जी आपका और पराग पाटिल जी आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। खेसारी लाल जी आपका। चलिए जी, बिहार झारखंड देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और जय छठी मैया। आप लोग जी बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, प्यार दे, आशीर्वाद दे, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिस तरह पूरी दुनिया बड़ी हुई उसी तरह हमारा जी बिहार झारखंड भी वैसा ही बड़ा हो, बड़ा है और बड़ा करने की ज़रूरत है। ठीक है, दो शब्द पराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल, जय छठी मैया जी। तो इससे पहले कि खेसारी लाल जी हम बातचीत को शुरू करें, हम बातचीत को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा भावुक क्षण है जब हम यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए जुटे हुए हैं। छठ का पर्व है, आज खरना का पावन दिन है और कल ही हमें छोड़कर शारदा सिन्हा चली गई हैं। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिसने खेसारी लाल को खेसारी लाल जिसने बनाया है, जिस इंडस्ट्री ने, उस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम आज हमारे बीच में नहीं है। हमने आपका ट्वीट भी देखा, आपने लिखा है कि रउआ खानी दोसर केहू ना हुई। तो क्या आपने क्या सोचकर ये पंक्ति उनको समर्पित की, कुछ तो भाव रहा होगा। ज़रा दो शब्द बयान करिए शारदा जी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी कि हमारे लिए वो धरोहर थी, धरोहर हैं, और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी हमारे बीच से और हमारे संगीत से शारदा सिन्हा जी नहीं जाएंगी। क्योंकि शारदा, जिस तरह आपने इंटरव्यू से पहले नाम लिया कि शारदा जिस तरह नाम था, तो शारदा कहीं ना कहीं हमारी सरस्वती माता को भी माँ शारदे बोला जाता है और उसी के रूप थी वो। तो जिस तरह संगीत खत्म नहीं हो सकता, हमारे बीच से शारदा सिन्हा जी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आस्था थी वो। और देखिए, मुझे लगता है कि उनके गाने के बिना हमारा छठ त्यौहार अधूरा रहता है। शायद हम आज के जनरेशन के कलाकार व्यू ला दें, हमारे ट्रेंडिंग में गाने चले जाएं, हमें बहुत 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन व्यू हम ला सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। बट आस्था की जब बात आती है तो छठ त्यौहार के लिए सबसे बड़ी आस्था हमारे लिए कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी थी। और कल से दुखी तो हम भी हैं, बट कल सिनेमा रिलीज है, तो एक जो ट्रेजेडी होती है हमारे सिनेमा को, क्योंकि वो भी एक राजा राम आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने की एक जो हमारे पराग पाटिल जी डायरेक्टर का जो क्षमता है, इन्होंने पिरोया है उस सिनेमा के साथ। तो दुखी तो है आत्मा, बट कोई नहीं, जो आया है उसको जाना है, लेकिन वो करके क्या गया है उसी की आज गुणगान हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फिल्म पर तो हम लोग विस्तार से बात अभी करेंगे ही, आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी जुटे हैं। शारदा जी कभी मर नहीं सकती, क्योंकि शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरती नहीं है। वो जब तक उनके गीत बजेंगे तब तक हम हमारे बीच वो रहेंगी। अगर आप 2 लाइन गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहें, फिर हम फिल्म पर बात करेंगे। सच पूछिए तो कल से कुछ गाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक ये समझिए कि एक लग रहा है कि संगीत चला गया हमारे जीवन से, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखी इस बात से है आदमी की, वो ठीक है अभी वो गा नहीं रही थी, बट उनके रहने से एक चीज़ तो था कि हमारी शारदा जी हैं। शारदा जी, हम आज से 4-5-6 महीना पहले उनका चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। एक अवार्ड फंक्शन के दरमियान हम लोग मिले थे पटना में, तो एक लगा कि एक माँ का पैर छुए हैं, एक आस्था का पैर छुए हैं, एक ऐसे सरस्वती का पैर छुए हैं जिन्होंने भोजपुरी के संगीत को जिंदा रखा है। हमारे कल्चर, हमारे बिहार और भोजपुरी के कल्चर के सबसे बड़ा अगर कोई आस्था है तो हमारा छठ त्यौहार है।
और उनके गाने के बिना हमारा त्यौहार अधूरा रहता है। बिल्कुल। उनके गाने के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई छठ मना पाता। और मैं सबसे यही कहूँगा कि उस माँ को हमें हमेशा जिंदा रखना है, और वो रहेंगी भी, क्योंकि उन्होंने जो कीर्तिमान हमारे बीच में किया है, उस कीर्तिमान का भरपाई अब कुछ दूसरा नहीं कर पाएगा। तो बस भगवान और छठी मैया से ही प्रार्थना करूंगा कि उस माँ को एक जब श्रद्धांजलि आपने दी, बिल्कुल, इसीलिए जब आपने श्रद्धांजलि दी शारदा सिन्हा को, तो आपने लिखा कि उनकी तरह कोई दूसरा फिर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतनी प्रतियोगिता है, इतना कंपटीशन है इस क्षेत्र में जहाँ से आप आते हैं, और इसमें एक बड़ा कलाकार किसी बड़े कलाकार के लिए अगर ये कह रहा है कि आपकी तरह कोई दूसरा नहीं होगा, तो आप समझिए कि ये सबसे बड़े दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। चलिए अब आपको फिल्म पर आते हैं। राजा राम, दरअसल राजा राम जो है अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है, नाम ही काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद जब ये लोग आए हमारे साथ, पराग पाटिल जी हैं फिल्म के निर्माता निर्देशक, खेसारी लाल यादव जी हैं फिल्म के अभिनेता हैं, फिल्म के एक्टर हैं, नायक की भूमिका में हैं, यानी कि राम के किरदार में हैं। और खेसारी जी, जब मैंने देखा ट्रेलर को या फिर मैंने जब सुना कि आप राजा राम कर रहे हैं, तो मुझे भी यही लगा कि राम की कहानी को, रामायण की कहानी को आप नए सिरे से, नए तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो हमें लगा कुछ और है। तो ये क्या है राजा राम, क्योंकि आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। देखिए, राजा राम मुझे लगता है एक कलाकार की कहानी है कि मेरे लिए अब आसान काम नहीं था राजा का भी किरदार करना और राम का, क्योंकि तुरंत मुझे राम भी बनना होता था और तुरंत राजा बनना होता था। तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों की बोलने की शैली, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होना है, तो वो दोनों में बड़ा डिफरेंट था। एक बिल्कुल अपोजिट है और एक बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आस्था है हमारे, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान का आस्था। देखा जाए तो हमारे राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या कृष्ण या शिव, ये सब हमारे, समझिए कि हमारे जीवन के, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें धरती पे भेजा, उनके किरदार में अगर आपको खड़ा किया जाए तो एक कलाकार के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा रोल मेरे लिए नहीं हो सकता। और मेरे जीवन का मुझे लगता है कि सबसे श्रेष्ठ रोल मैंने की है राजा राम के रूप में। तो राजा अलग है, राम अलग है। तो एक कलाकार जब किसी आस्था के तौर पे जाता है तो दुनिया उसको उस आस्था से जोड़ लेती है और फिर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ रह नहीं जाती है। तो वही कहानी है कि कलाकार को कितना कष्ट होता है इस रोल के वजह से कि दुनिया ने तो उसको भगवान मान लिया, लेकिन वो अपने आप को भगवान नहीं मान रहा है कि नहीं यार, मैं भगवान नहीं, मैं कलाकार हूं, मैंने तो कलाकारी की है, आप मुझे भगवान बना के मुझे क्यों बेमतलब की परेशानी में डाल रहे हो। तो उसी की लड़ाई है और ये बात कोर्ट तक जाती, बहुत सारी चीजें हैं। और ये लोग पहले अनाथ बच्चों को गोद लेते थे, लेकिन इसमें वो राम कहीं ना कहीं बुजुर्गों को गोद लिया है। और एक पिता की अहमियत एक बच्चों के जीवन में क्या होती है, ये अब अगर सिनेमा देखेंगे तो आपको मिलेगा। एक माँ की अहमियत हमारे जीवन में क्या है, इस सिनेमा देखने के बाद आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो राम को हम अलग अलग किरदारों में देखते हैं। हम देखते हैं कि बाल्यकाल में जब राम ठुमक ठुमक के चलते हैं, फिर राजकुमार राम होते हैं, ताड़का को मारते हैं, फिर वो सीता से विवाह करते हैं, फिर जंगल जाते हैं, रावण का वध करते हैं, उसके बाद वो राजा राम बनते हैं। यानी कि अयोध्या का जो राजा राम है वो किस तरीके से है, क्या कर्तव्य है। खेसारी लाल जी की बातों से हमें लग रहा है कि उनका जो कर्तव्य किस तरीके से माता पिता को लेकर, बच्चों को लेकर, अपनी जनता को लेकर है, उसी तरह की कुछ कहानी हमें देखने को मिलेगी। पराग जी हमारे साथ हैं। पराग जी, राजा राम ये फिल्म जब आप बना रहे थे तो किस तरह की चुनौतियां थी, या कहीं अगर आपने सोचा कि खेसारी लाल जी ही इसके लिए सटीक होंगे तो क्यों? पराग जी। पहले जब कहानी हम लोग के पास आई तो खेसारी जी से कहा गया कि आपको राम बनना है, तो राम बनना है तो उसके लिए खेसारी जी बोले कि यार ये तो बड़ा टफ है पराग जी, ये अब मुझे बहुत सारे किरदारों में मैंने इनके साथ काम किया है, तो राम बनना बहुत टफ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस कहानी को तभी ओके करूँगा जब मैं इस कहानी पर, कहानी से ज़्यादा राम जी पर अध्ययन करूँगा। और सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में अगर राम जी हमारे सामने कोई है तो अरुण गोविल जी के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। राम जी को तो किसी ने देखा नहीं, जो भी देखा है अरुण गोविल जी को देखा है। तो अरुण गोविल जी के रामायण को हम लोगों ने प्रॉपर वे से स्टडी किया। इन्होंने राम जी को, राम जी का चलना, राम जी का हंसना बोलना, किस तरीके से वो अगर क्रोध में भी आते हैं तो कैसी मंद मुस्कान अपने चेहरे पर रख के अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं, इन सारी बारीकियों को स्टडी करके खेसारी जी ने जब हाँ बोला कि ठीक है अब मैं राम का किरदार निभाने के लिए रेडी हूँ, तब राजा राम बनी। चलिए,
तो ये जो अगला सवाल ये था कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल राम को लेकर बहुत काम हुआ है और मतलब कुछ नया कहना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही होगी आपके सामने। देखिए, अमूमन हम देखते हैं जनरली कि बहुत सारे मेरे हीरो का, मेरी फिल्म में केसारी जी का किरदार एक हीरो का है, सुपरस्टार का है, और आए दिन सुपरस्टार्स विभिन्न कैरेक्टर करते रहते हैं। बहुत सारे किरदार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो भगवान के किरदार निभाते हैं, और भगवान के किरदार निभाने के बाद में किस तरीके से ट्रोल होना कि आप एक इमेज, सुपरस्टार की इमेज एक माइथो इमेज कैसे बन जाती है, एक माइथो हीरो की इमेज कैसी बन जाती है, और उसमें से उसको बाहर निकल के लोगों को प्रूव करना है कि मैं राम नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। यही बहुत बड़ी चुनौती है। वो सिनेमा देख के ही वो चुनौती आपको नजर आएगी। ठीक है खेसारी जी, ठीक है, आपने तो इतने सारे रोल कर लिए, इतने सारे हमने गाने सुन लिए, इतने सारे आपको इतनी बार देख चुके हैं, तो एक कलाकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मंच पर आप राम बन रहे हैं कि कृष्ण बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये फिल्म कल आने वाली है, आप फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी शूटिंग हो चुकी है, तो अब आप क्या कहेंगे, कलाकार का भाव कैसा है इस फिल्म को लेकर, मतलब राम के किरदार को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो आसान है वो काम नहीं, और जो काम है वो आसान नहीं। जी बिल्कुल। अगर कुछ आसान है तो काम कहाँ है? हर काम मुश्किल है और पूरी कर्तव्य जो मुश्किल है उसी में तो समझ में आपकी पहचान होती है कि आप जो मुश्किल काम करता है वही तो महापुरुष कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक चोर है, जो राजा है वो एक चोर की कहानी है, और एक चोर अपने गांव से चल के आता है, एक्टिंग का शौक है, और वो आकर यहाँ राम भूमिका निभाता है, फिर वो सुपरस्टार बनता है, राजा। उसमें चुम्मा चुम्मा भी ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ है मेरा, जो सारेगामा हम भोजपुरी पे इसका ऑडियो है, जिसमें मैंने आकांक्षा पुरी जी हैं जो कि हिंदी इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने उस गाने को किया। तो एक इधर चुम्मा चुम्मा गा रहा है राजा, उधर एक राम की भूमिका में है। तो मुश्किल तो है, मुश्किल तो बहुत था मेरे लिए, क्योंकि मुझे दो चीज़ें एक साथ करनी होती थी और तुरंत करना होता था, तो मुश्किल तो बहुत था सर। और मुझे लगता है कि मैं जो काम मुश्किल नहीं भी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल हो, और मुश्किल काम ही मैं ढूंढता हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे खेसारी जी, अगर कुछ इस फिल्म से दो लाइन अगर आप सुना सकें तो, क्योंकि आपके दर्शक में परेशान कर देते हैं कमेंट कर करके, ये हम अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछते हैं। मैं जरूर यहाँ पे गाता, लेकिन दुखी है मन थोड़ा सा। एक लाइन क्या गाऊं मैं? अब कल तो फिल्म आ ही जाएगी, फिल्म का कोई भी लाइन, मुझे आज कोई डायलॉग भी छोड़ दीजिए आप, चलिए एक लाइन कोई। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ठीक है। ये जिस संघर्ष की आपने बात की राजा राम के फिल्म को लेकर, इसके नायक को लेकर, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि खेसारी लाल जी की ज़िंदगी भी एक संघर्ष में बीती है। हमने कई बार देखा कि किस तरीके से, देखिए ये बार बार जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है खेसारी जी, क्योंकि कोई हमें सुन रहा होगा, कोई बच्चा, कोई नौजवान बिहार से, और वो खेसारी लाल बन सकता है इस बात को सुन के। तो आपको संघर्ष भरे दिनों की कितनी याद आई? क्योंकि हम जानते हैं और कहने में कोई संकोच नहीं है कि कभी आप लिट्टी बेचते थे और कभी आप जो है सो आपके एक ठुमके पर करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वो दिन था, एक आज का दिन है, और ये जो नायक राजा राम का संघर्ष कर रहा है, इन दोनों को किस तरीके से मिलाते हैं आप? अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ सर, कि गांव के रोड पे चलना एक्सीडेंट का डर नहीं होता। जब हम गांव के पगडंडी पे चलते थे ना, तो एक्सीडेंट का डर नहीं होता था। नहीं होता। लेकिन जिस दिन से हाईवे पे आए ना सर, हर तरफ देखना पड़ता है। उसी तरह स्टारडम है। वो जिंदगी जो थी, वो संघर्ष की जो मेरी जिंदगी थी, वो संघर्ष नहीं, मुझे लगता है मेरा प्रोसीजर था आगे बढ़ने का। और मैं किसी को आदर्श नहीं बनाता, प्यार करता हूँ। ठीक, बड़े हैं लोग, मानता हूँ, क्योंकि कोई आदर्श आपको बड़ा नहीं बनाएगा। आप उसकी जर्नी को देखकर आप अपनी जर्नी को बड़ा कर सकते हैं, यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और जिसको करना है उसको किसी आदर्श की जरूरत नहीं है। मुझे करना था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था सर। कुछ था ही नहीं। साइकिल नहीं थी, साइकिल भी कमाना था। मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल कमाना था। जमीन नहीं था, जमीन कमाना था। घर नहीं था, घर कमाना था। कपड़े नहीं थे, कपड़े कमाना था। रोटी नहीं थी, रोटी कमानी थी।
मैंने सब कुछ कमाना ही था, शून्य से शिखर तक जाना, शून्य से शिखर तक जाना था। तो मुझे मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो खोऊंगा क्या मैं। सब कुछ तो मुझे करना पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि गरीब बनना ना फक्र की बात है। और मुझे अब समझ में आता है कि अगर शायद मैं अमीर होता तो मैं आज खेसारी नहीं होता। मैं गरीब था, इसलिए मुझे आज दुनिया ने खेसारी बना दिया। तो वही संघर्ष की जो है ना, मुझे हर वो चीज़ आज भी याद है, चाहे वो मेरे माँ बाप की डांट हो, या मेरा लोगों के प्रति प्यार हो, या गांव के जिल्लत हो, या किसी के घर पे, मैं बहुत सारे लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ, झाड़ू पोछा भी किए मैंने, कितने सारे ऑफिस में मैंने काम किए, लिट्टी चोखा बेचा, लोगों का जूठा धोया। तो सारी चीज़ें जो थी, ये मुझे लगता है कि मेरे बनने का प्रोसीजर था। और ऊपर से हर मिनट आप कुछ न कुछ सीख रहे थे। हाँ, हर मिनट। जिंदगी का रास्ता जो है ना, मुझे लगता है कि मैं लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ा, बल्कि मैं खुद ही एक किताब बन गया। कर्म मतलब को जो आपने आंखों से देखा वही आपने किया। हाँ, वही मुझे वही सही लगा, वही सही लगा, और मैं करता गया, कर्मा बनता गया। मैं कुछ बनने के लिए नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था, और कब बन गया पता नहीं चला। ठीक है, पराग जी से अगला सवाल है मेरा। पराग जी, जो बाकी कलाकार हैं फिल्म के, खेसारी लाल जी तो यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनके बारे में बताइए कि उन्होंने किस तरीके से किरदार किया, आपको किस तरह से उनका सिलेक्शन किया गया और क्या उनकी भूमिका है। देखिए, बहुत सारे, जब राम जी की कहानी थी तो राम जी के साथ बट ऑब्वियसली सीता जी को आना था, हनुमान को भी, लक्ष्मण जी को आना था। तो सीता जी हम लोगों ने चुना सोनिका गौड़ा को, कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, हैदराबाद इंडस्ट्री से है। और लक्ष्मण तेलुगु स्टार, जी हाँ, लक्ष्मण की भूमिका में राहुल शर्मा को हम लोगों ने चुना। तो ये प्रॉपर इनका ऑडिशन किया, ऑडिशन करके इनको चुनकर राजा राम का एक हिस्सा बनाया। उसके बाद में हम लोगों ने विलन के रूप में, रावण के रूप में लिया था हम लोगों ने, यानी जो लोगों को दिखेगा, राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर। इस फिल्म में आपने ट्रेलर में भी देखा होगा उनको। तो आर्या बब्बर का चुनाव हुआ रावण के रूप में। इसकी फिल्म के बाकी सारे जो कलाकार थे, जो बुजुर्ग थे, उनका भी प्रॉपर चयन करके, ऑडिशन करके चीज़ों को रखा गया। लगभग जनरली एक फिल्म की यूनिट होती है 100 से 110 लोगों की, लेकिन राजा राम के सेट की यूनिट थी लगभग मेरे पास में 250 से 250 लोगों। क्या करीब करीब 2 गुना। जी हाँ। तो यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब पूरी वानर सेना लेकर चल रहे थे, पूरी वानर सेना लेकर चल रहे थे हम लोग। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने बड़े स्टारकास्ट को काम कराना, और उसके साथ में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। तो अपने आप में जहां ये पहुंच जाते हैं, वहां पर ऐसे ही भीड़ लग जाती है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, एक मुंबई के शो के दौरान, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी भीड़ उस शो में आई। हाल ही में 2 या 3 दिन पहले इन्होंने एक शो किया मुंबई में, ठाणा में, और 2.5-3 लाख लोग थे। 2.5 से 3 लाख लोग, तो मैंने देखा था वो। हाँ, इसमें यूपी बिहार के लोग तो थे, लेकिन आज खेसारी लाल यादव जी इंस्पिरेशन बने हैं महाराष्ट्र के भी यंगस्टर्स के लिए। यानी बट ऑब्वियसली जब महाराष्ट्र में कोई शो हो रहा है तो यूपी बिहार के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें बिल्कुल महाराष्ट्रियन जनता भी होगी। तो वो कहीं ना कहीं इनका एक ऑरा है, इनका एक लोगों को हर एक, जैसे ये अपने आप को जिस तरीके से इनकी जर्नी, लाइफ की जर्नी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक साधारण इंसान, वो किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ जाता है। ठीक है। देखिए, जिस शो को लेकर बात हो रही है, उसी तरीके के एक शो का वीडियो वायरल हुआ था। अब ये देखिए, कंट्रोवर्सी हो गई थी दिलजीत दोसांझ को लेकर, और ये कहा गया कि आपने वो कमेंट कर दिया है। हालांकि जो बात कही थी आपने, वो भीड़ उसको बता रही थी, साबित भी कर रही थी, क्योंकि अमूमन उतनी भीड़ होती नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से आपके शो में थी। तो उस पर जरा, क्योंकि खूब मीडियाबाजी हुई है, सब जगह वो इतने सारे आर्टिकल उस पर छपे हैं, इतने सारे लोग चैनलों में चला है कि अगर नहीं पूछेंगे तो ठीक नहीं होगा। नहीं, देखिए, वो एक मस्ती है। देखिए, जीवन में है ना, तो थोड़ा सा नोक झोंक होना चाहिए। और मैं, दिलजीत दोसांझ जी बहुत बड़े सिंगर हैं और सम्मानित हैं, और पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो मैं तुलना नहीं किया, मैं थोड़ा सा बस नोक झोंक एक होता है ना। देखिए, इंडस्ट्री में है तो थोड़ा सा नोक झोंक होना चाहिए।
और बिहार यूपी के जनता से लेकर बाकी जगह के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भोजपुरी भाषा के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं अपने दिल में रखते हैं। तो बस एक थोड़ा सा नोक झोंक था, ऐसा नहीं कि मेरा कोई मुद्दा था कि मैं उनसे विवाद चाहता हूँ। मैं जहाँ का हूँ वहाँ का राजा हूँ, लोग मुझे वहाँ के राजा बना के बैठे हुए हैं और सबकी अपनी ज़िंदगी है और सब लोग अपने आप में कैपेबल हैं, कोई बुरा नहीं है, सब लोग अच्छे हैं और सब कलाकार बेहतर हैं, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा जिस इंडस्ट्री में है थोड़ा सा नोक झोंक चलना चाहिए ताकि कुछ होता रहे और अपने आप को बड़ा करते रहे। नहीं, कुछ कहीं कहीं ये ज़रूरी भी है खेसारी जी, मैं बता रहा हूँ। कुछ जैसे टॉलीवुड है, जैसे जो तेलुगु की इंडस्ट्री है, जो तमिल की इंडस्ट्री है, या जिस तरह से बंगाली कलाकार एकजुट है, उस तरीके से हम नहीं देखते बिहार में। और अगर आप कह रहे हैं उस वीडियो में कि बिहार यूपी की ताकत दिखाइए, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे वो वीडियो शेयर करने का रीजन एक था सर कि लोग भोजपुरी को बड़ा हल्के में लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के कलाकारों को भी हल्के में लेते हैं। तो मुझे उस शेयर करने का कि देखो भाई, हम हल्के नहीं हैं, हमारा भी एक अस्तित्व है, हमारे भाषा का भी एक अस्तित्व है, भोजपुरी भाषा के लोगों का भी एक अस्तित्व है। लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो मैंने वही एक था कि नहीं, हमारी भाषा के लोग भी अपने कलाकार को बहुत प्यार करते हैं। और देखिए वो उसका जीता जागता उदाहरण है ये कि ये ना यूपी में है ना बिहार में है। ये एक बिहार का लड़का छोटे गांव से जाकर महाराष्ट्र में शो करता है और महाराष्ट्र के धरती पे जगह नहीं मिलती, धरती पे सर मुझे लगता है आधा किलोमीटर जाना था होटल से और आधे किलोमीटर में मुझे 1.5 घंटे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोड दिख नहीं रहा था मुझे, रोड नहीं दिख रहा था। उस स्टेज पे जाने के बाद का वो सिलसिला है, लेकिन उससे पहले वाला जो सिलसिला था उससे भी भयावह था। तो मैं वही लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भाषा को वो हल्के में लेते हैं, प्लीज अपना लें। हमारी जनता 40 से 42 करोड़ जनता है जो कि हमें प्यार करती है। हाँ, कभी हमारा विरोध भी करती है। तो किस दुनिया में किस जगह पे किसका विरोध नहीं होता है? हिंदी के लोग अब अपने कलाकार को विरोध नहीं करते, झारखंड के नहीं करते, पंजाब के नहीं करते। तो विरोध तो हर जगह है, लेकिन हाँ, प्यार भी हमें उतना मिलता है। ये आप जान लो कि हमारा सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि हमें सम्मान भी उतना मिलता है हमारे भाषा से। नहीं, ठीक है खेसारी जी। जो चूँकि देखिए आप लोग चूँकि सबसे बड़े कलाकार हैं, तो अब आपका भी नाम ले सकते हैं, पवन सिंह का भी नाम ले सकते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो बिहारी प्राउड को, भोजपुरी भाषा की जो अस्मिता की लड़ाई है उसको आप सबसे आगे ले जाने में आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा लगती है। और हमने देखा कि अक्सर लोग बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपटीशन को लेकर कि नहीं, पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव, ये ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, हम अक्सर देखते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब चुनाव हो रहा था तो आप तो प्रचार में पहुंच गए पवन सिंह के। देखिए, वो हमारे कहने का मतलब कि सर, कोई भी चीज़ है, कोई अगर यहाँ है तो अगर हम मान के चले हम यहाँ हैं, अगर कोई यहाँ है तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम यहाँ हैं, वो कोशिश करेंगे हम यहाँ हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सीढ़ी है कि भाई अगर मैंने बेहतर किया तो वो भी कोशिश करते हैं कि मैं भी कुछ बेहतर करूँ, वो बेहतर करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ बेहतर करने की। वो लड़ाई नहीं है बल्कि वो भाषा को बेहतर करने का तरीका। सवाल इसलिए पूछा कि लोग हैरान रह गए, आपको काराकाट में जब मंच से देखा प्रचार करते हुए तो लोग हैरान रह गए कि ये तो खेसारी लाल कैसे पहुंच गए। अरे नहीं, जब भी जरूरत पड़ती है, उनको मेरी जरूरत पड़ सकती है, मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है। और वो एक अपने क्षेत्र से, अपने लाइन से हटके, संगीत से हटकर अगर वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे वो मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो, रवि भैया हो या पवन भैया हो, कोई भी हो, मेरी जहाँ तक क्षमता है, जहाँ मुझे कंफर्ट लगता है वहाँ मैं जरूर जाता हूँ कि, और वो मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा रहते हैं। और हमेशा मैं जब भी मिला हूँ हमेशा वो मुझे सम्मान दिए हैं, और मैं भी जब भी उनसे मिला हूँ एक सम्मानजनक बड़े और छोटे का जो आदर सम्मान होता है हम दोनों भाइयों के अंदर हमेशा रहा है और वो आजीवन रहेगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम शहर में पैदा हुए, हम जिस गांव से पैदा हुए हैं वहाँ पे संस्कार भी पता है, वहाँ बड़े छोटों का लिहाज भी पता है। लड़ाई अपनी जगह पे हो गई कि एक घर में 3 लोग होते हैं, कोई बीजेपी से आता है, कोई आरजेडी से आता है, तो कोई कांग्रेस से आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हैं। नहीं, वो एक व्यक्तिगत लड़ाई है कि आपका विचारधारा वहां मिलता है, उनका विचारधारा वहां मिलता है, उनका विचारधारा, तो एक विचारधारा की अलग विषय हो गया। बट हम हैं तो भाई और आजीवन रहेंगे। बट एक जो व्यक्तिगत लड़ाई है एक दूसरे की, हमारी कंपटीशन की, कि हम एक दूसरे को बीट करें, एक दूसरे को बड़ा करें। जैसे कि आज ये न्यूज चैनल है जी बिहार झारखंड जो है,
ये भी चाहता है कि नहीं मेरा चैनल सबसे बड़ा हो, बिहार में दुनिया देखे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके भी कंपटीटर होंगे, वो चाहते होंगे कि मेरा देखे। तो कोई है तभी तो आप अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं होता तो आप अपने आप को कैसे बड़ा करते, किससे बड़ा करते? अगर आप हैं अकेले दौड़ते तो किससे जीतते? अकेले आप दौड़िएगा तो किससे जीतिएगा? तो आपके रेस में कोई है तभी आप अकेला आप चाहते हैं जीतना। कोई अगर हबे नहीं करेगा तो भाई कैसे आदमी जीतेगा? तो वो एक मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत हमारी नहीं बल्कि एक मार्केट की लड़ाई है। बेसिक, हाँ बेसिक है। एक ऊर्जावान खुद को बनाने के लिए, अपने आप के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए कि नहीं मेरे अंदर यार उन्होंने इतना अच्छा किया यार, मुझे भी ऐसा इससे बेहतर करना है। तो वो उसके लिए इंसान खुद को चार्ज करता है, बाकी कोई विषय नहीं। मतलब चूंकि ये है ना खेसारी जी कि हम सब बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, आप भी हैं। तो बिहार में क्या है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ी उर्वर मानी जाती है। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा राजनीति को जानने समझने वाले लोग जो है बिहार में ही रहते हैं। सारे जो आपके सहयोगी हैं, जितने भी आपके कोलीग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबको हमने देख लिया सियासी मंचों पे। आपकी पारी कब शुरू होगी? ये सब जानना चाहते हैं। यकीन मानिए देश में हर कोई जानना चाहता हो, भोजपुरी भाषी हो या ना हो। देखिए मेरे कहने का मुझे मेरा ना कल क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को चाहता हूँ कि सेवा भाव मन में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। अगर आप मेरे बड़े भाई के तौर पे हैं तो सम्मान मेरे मन में नहीं होगा तो मैं आपको कुछ नहीं मानूंगा। तो सम्मान आपके मन में होना चाहिए। और सेवा करने के लिए राजनीति में जाना जरूरी नहीं है। मदर टेरेसा कहाँ राजनीति में गई? बिल्कुल। लेकिन दुनिया का सेवा किया ना उन्होंने। तो सेवा करने के लिए किसी पद और कद की जरूरत नहीं है। वो मन में आपके भाव होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भाव से भोजन होला, भावे भजन और भावे भोजन। वो बासी साग और बासी रोटी भी भगवान खा लेते हैं, किसी का मेवा थुड़ा देते हैं। तो उसमें भाव और प्रेम था। तो भाव प्रेम अगर आपके अंदर लोगों का सेवा करने का है तो आपको किसी कद और पद की जरूरत नहीं है। और मैं पूरे भोजपुरी भाषा का बन के रहना चाहता हूँ अभी फिलहाल। आगे क्या होगा नहीं पता। मैं सिर्फ एक क्षेत्र का बनना नहीं चाहता, मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का बनना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं पूरे संगीत जगत का हूँ, मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी भाषा का बेटा हूँ। तो मैं अभी वहाँ बहुत खुश हूँ, तो मुझे वहाँ काम करना चाहिए। जब ये सवाल जिस दिन मैं आपसे कर रहा हूँ खेसारी जी, साल भर का भी कम वक्त बचा है बिहार विधानसभा चुनाव में। कई लोगों ने अभी से घोषणा कर दिया है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। मैं भोजपुरी कलाकारों की बात कर रहा हूँ, तो आपकी भूमिका क्या होगी चुनाव में? जिस दिन उनको आपका जो कद है आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, आपकी भूमिका रहेगी। नहीं, भूमिका मुझे प्रचार में हो सकती है मेरी, कि जिनसे मेरा संबंध है मैं वहां जाता भी हूँ, चाहे वो किस पार्टी का है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है तो मैं बिल्कुल जाता हूँ उनके लिए, और मेरी जो क्षमता है उस क्षमता को प्रेजेंट करता हूँ कि आप देखिए भाई मेरी जो सहयोग है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है खेसारी जी, कुछ सवाल बाकी है लेकिन एक सवाल फिल्म पर लेते हैं, क्योंकि कल रिलीज हो रही है आपकी फिल्म छठ के मौके पर। और छठ का मौका आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि केवल बिहार के लोग तो बिहार में रहते ही हैं, जो देश दुनिया में जो बिहारी बसते हैं वो भी छठ के दिन अपने घर पे रहते हैं। तो सब लोग जब जुटेंगे तब आपकी फिल्म आएगी छठ का। तो छठ का मौका आपने क्यों चुना रिलीज होने के लिए? दूसरी बात कि क्या इसमें कहना चाहेंगे उन सारे प्रवासी बिहारियों को जो जुटे हुए हैं इस वक्त बिहार में छठ मनाने के लिए? देखिए छठ मुझे पता है वो इनिशियल नहीं लेगी, ये मुझे भी पता है, क्योंकि छठ त्योहार के दिन आपकी सिनेमा रिलीज होती है। हर आदमी त्योहार मनाएगा, हर आदमी, क्योंकि हमारे यहाँ का दौरा लेके घाट पे जाना है कल शाम हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा, मैंने समझिए कि हमारी आस्था, हमारी पहचान इतनी बड़ी, हमारी पहचान छठ से है। तो उसके साथ इनिशियल तो नहीं होगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि छठी मैया के दिन हम आ रहे हैं लोगों के बीच में। दिन शुभ है। हाँ, दिन शुभ है। और हमारी उपलब्धि समझिए कि हम हर शहर में अपनी उपलब्धि छठी मैया के घाट पे, समझिए कि लोग अगर एक बार पोस्टर उस रास्ते से गुजर के देख लिए तो खेसारी भी देख लिया कि हाँ, तो वो एक आस्था है। और ये डायरेक्टर हमारे पराग पाटिल जी का और जो हमारे एग्जीबिटर हैं उनका ये सलाह था कि नहीं हम लोग छठ को आएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया हम छठ को रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम उस आस्था के साथ हम भी शामिल। मतलब माथे पे दौरा लेकर अगर एक नज़र पड़ गया आपके पोस्टर पे, राम जी के राम के गेटअप में खेसारी लाल यादव जी दिखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अर्घ्य हमारी तरफ से भी छठ मैया को मिल गया। हाँ।
पराग जी, ये छठ का दिन चुनने के पीछे क्या मकसद रहा होगा आपका? मकसद तो देखिए कहीं ना कहीं सारे प्रवासी जो होते हैं वो अपने घर पे रहते हैं और कहीं ना कहीं जैसे भैया ने बोला कि शुरुआती दौर में इनिशियल में तकलीफ आती है, लेकिन दूसरे दिन जब सभी लोग अपने घर पे होते हैं तो कहीं ना कहीं सुबह के अर्घ के बाद में कहीं ना कहीं लोग अपने अपने चीज़ों की छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं अपने दिन को। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा, छठी मैया का आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा। एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी खेसारी जी, इसको लेकर मुझे लगा कि ऐसे बहुत बदनामी भी है हमारी इंडस्ट्री की। कई सारे अश्लील गानों को लेकर बदनामी होती है, कई बार किसी चीज़ को लेकर होती है, कई बार फालतू के विवाद खड़े हो जाते हैं। तो जो अप्रवासी लोग आए वो राजा राम के पोस्टर देखकर वो भी सोचें कि इस तरह की भी फिल्में बनती है भोजपुरी में, हम लोग देखते नहीं हैं। ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा। नहीं देखिए, क्योंकि ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो बाकी फिल्में बन रही है उससे कुछ अलग फिल्म साबित होगी। हाँ बिल्कुल अलग साबित होगी। और सबसे सच पूछिए तो टेक्नीशियन फिल्म, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। नहीं, टेक्नीशियन, इस बैनर का नाम ही है टेक्नीशियन। अच्छा अच्छा। हमारे कंपनी का नाम ही है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री, क्योंकि ये डायरेक्टर, हमारा कैमरामैन भी इसमें प्रोड्यूसर है, हाँ, लाइट मैन भी है, स्पॉट बॉय भी है। मुझे लगता है कि जितने भी टेक्नीशियन है सबका योगदान से ये सिनेमा बना है। क्या बात है। और हाँ, पैसा मैंने लगाया है क्योंकि जो फाइनेंशियली चीजें होती है अब वो भाई टेक्नीशियन पे कोई विश्वास करता नहीं, लेकिन मुझे तो अपने डायरेक्टर और अपने टेक्नीशियन पे विश्वास है। तो दुनिया के बड़े बड़े प्रोड्यूसर बड़े हो सकते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे टेक्नीशियन क्यों नहीं बड़े हो सकते, ये कब तक दुनिया के पीछे काम करेंगे, ये भी मालिक बन के जीवन को चलाएं। तो मेरा फाइनेंस ही लगा, बट इन्होंने एक इतनी प्यारी खूबसूरत सिनेमा बनाई कि मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं यार, टेक्नीशियन आज हमें दिखा रहा है, चमका रहा है, तो इसको भी मालिक बनने का हक होना चाहिए। और इन्होंने प्रेजेंट किया और चीज़ें बड़ी हो गई। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर भी जो अगर उसमें भी हम बात करें तो ये बड़ा अनोखा है कि राम के गेटअप में खेसारी लाल जी नज़र आएंगे। तो कल फिल्म रिलीज होगी, फिल्म देखेंगे, फिल्म के बारे में भी हम सब बहुत बात करेंगे। छठ, जब खेसारी लाल नहीं थे, उस वक्त छठ को लेकर अगर कोई मेमोरी हो, कोई स्मृति हो, उस वक्त कैसे छठ को सर उस समय की मेमोरी कहिए मत। उस समय हम लोग धान की खेती होती थी, तो उस समय धान पक जाता है, उस समय पक जाता था। अभी तो हाँ, इस मौसम में धान पक जाता है, तो हम धान का उस रुक के कम से कम 4 रुपए किलो उस समय धान मिलता था। तो हम लोग बेचते थे 4-5 किलो ऐसे दूसरे खेत में से नोच के और ले जाकर बेचते थे। तो हमें लोढ़ते थे उसको। हाँ, तो 4 रुपये में हमें नागिन छप पटाखा मिल जाता था। क्या बात है, क्या बात। तो हमारे लिए वो फेस्टिवल था। लेकिन आज तो पटाखे भी उड़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि खेसारी प्रदूषण फैला रहा है। तो वो सर, वो मेरी तो कहिए मत, तो अद्भुत था कि वे खुशी थी, उस पटाखे की खुशी, उस घाट पे जाने की खुशी। 4 दिन 5 दिन पहले से हम उस जमीन को बराबर करना, माँ की प्रतिमा को बनाना, पोखरा खोदना, ऊख के लिए स्ट्रगल करना, फल से लेकर हर चीज़ का वो ठेकुआ खाना, मैंने अद्भुत था सर। बट आज तो मैं जाता तो हूँ, बट मम्मी के साथ 10 मिनट बैठ भी नहीं पाता हूँ। अभी मुझे सामग्री बंटवाना था, लोगों के लिए प्रसाद वितरण करना था, तो मैं खुद ही नहीं गया। कम से कम 500-700 लोगों के लिए ऊँख, साड़ी, दौरा, अपना नारियल, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा बंटवाते रहता हूँ छठ के टाइम पे। तो मम्मी और पापा से वितरण कराना पड़ा, क्योंकि मैं जाता हूँ तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है कि मैं इंजॉय कर ही नहीं पाता। मेरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं मेरे वजह से। तो मैं इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, इस बार नहीं, मकसद भी तो यही होना चाहिए कि लोगों को मदद हो जाए, हाँ, छठ पर्व सही से मना लें। और जाहिर सी बात है कि आपने कम से कम याद रखा है कि छठ मनाने के लिए भी लोगों को गरीबी की वजह से दिक्कत होती है, इसलिए उनको थोड़ी भी राहत अगर मिल जाए। ऐसे बहुत बड़ा एक तबका है जिनको अगर थोड़ी सी भी राहत मिल जाए तो वो अच्छे से छठ मनाएंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे जो प्रवासी बिहारी पहुंचे हुए हैं बिहार में, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी सब कोशिश करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है बिहार के स्तर पे, जैसे आप कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हम शहर में बसे और शहर को ही बड़ा किया। आज खेसारी लाल यादव के जो भी प्रॉपर्टी है, करीब करीब मुझे लगता है कि 60% प्रॉपर्टी तो मैंने मुंबई में ही ली है, 40% ही प्रॉपर्टी मैं बिहार में ले पाया। तो अगर हम लोग सब मिलकर चाहें तो बिहार को सब लोग बड़ा कर सकते हैं। और राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे बहुत कम मदद मिली है बिहार को।
अगर राजनेता चाहें तो हमें मुंबई रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है और निधि भी मिल रही है शायद, उसके लिए भी तो ये बहुत बड़ा बिहार भी आगे यूपी की तरह आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो सिनेमा थिएटर बंद हुए हैं उसको भी खुलवाने का काम अगर बिहार सरकार कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 500,000 सिनेमा ही हॉल में हमें मिल जाए, थिएटर मिल जाए, तो हम सामान बेहतर तो बना रहे हैं, बट हमें बेचने का साधन नहीं है, हमारे पास बेचने के लिए दुकान नहीं है। तो जब दुकान ही नहीं होगा तो ग्राहक कहाँ है? प्रोडक्ट तो बढ़िया है लेकिन मार्केट नहीं, मार्केट में वो सब वही ना, जगह नहीं है, हमें जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दर्शक है लेकिन वो दर्शक नहीं, हाँ लोग हैं बट दुकान नहीं है सर, दुकान नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो मैं बस बिहार सरकार और यूपी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह आप सब्सिडी का एक जरिया बना दिए हमें आगे बढ़ाने की, तो मैं चाहता हूं कि हम सिनेमा तो बना लेंगे आपके सब्सिडी के तौर पे, बट हम बेचेंगे कहाँ? तो उसके लिए भी कोई कुछ ना कुछ उपाय करिए, थिएटर बढ़ाइए, मल्टीप्लेक्सों में लगाने का एक जरिया जो है उसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। तो शायद हम बेहतर बना के, आप सब्सिडी नहीं भी देंगे तो हम बेहतर सिनेमा बना के 1000 सिनेमा हॉल में लगाएंगे, तो शायद हम लोगों को बेहतर इंटरटेन करा सकते हैं और लोगों तक अपनी भाषा की चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक रूल है कि कोई भी अगर रीजनल लैंग्वेज की फिल्म बनती है मराठी में तो एक शो मल्टीप्लेक्स को लगाना अनिवार्य है। तो वैसे भोजपुरी सिनेमा के लिए भी अगर बिहार सरकार कर दे तो वो सबसे बेटर होगा। और क्या डिमांड है आपकी खेसारी जी? अगर यहाँ से मांग करना चाहें आप सरकारों के जरिए तो हम मंच से प्रमुखता से दिखाएंगे कि आपको किन चुनौतियों का सामना, आपको ही नहीं आपके सभी साथी कलाकारों को करना पड़ता है बिहार के भीतर, और जो आप मांगना चाहें यहाँ से आप मांग कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन जो थिएटर बंद हो गए हैं, 300-400-500 थिएटर बंद हो चुके हैं, उनको खुलवाने का काम करें। ताकि देखिए एक थिएटर खुलता है तो वहाँ पे 10 दुकानें भी खुल जाती हैं, ठीक है, 10 लोगों का 10 लोगों को रोजगार मिल जाता है, पार्किंग होती है, दुकान होते हैं, खाना वाले होते हैं, माने बहुत सारी चीजें। तो आप सिर्फ एक थिएटर को नहीं, अपने भाषा को बड़ा नहीं कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब कि आज बेहतर थिएटर साउथ में है, तभी वो 500 करोड़ कमाने की क्षमता रखते हैं। वहां के लोग फिल्में बेहतर देखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनके पास व्यवस्था है, वो देख सकते हैं। हमारे पास बेहतर सिनेमा भी आती है तो क्या है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। अब मान के चले कि हमारे रसूलपुर के लोगों को सिनेमा देखना है तो सर या तो उनको सिवान जाना पड़ेगा, नहीं तो छपरा जाना पड़ेगा। तो 30-35 किलोमीटर दूर कोई कैसे अपना पूरा दिन खत्म होगा एक सिनेमा देखने के चक्कर में? तो मुझे लगता है कि हर मार्केट में एक सिनेमा थिएटर आप 90 सीट का ही बना दीजिए, लेकिन बना के दे दीजिए ताकि हम बेहतर सामान अपना बनाएं तो लोगों तक अपने भाषा की चीजों को पहुंचा सकें। और हमें सब्सिडी आप नहीं भी देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी में 2 चीजें होती है सर, कि जिसको एक्टिंग नहीं आती वो भी सब्सिडी के लिए एक्टिंग शुरू कर देता है, तो बेहतर चीजें नहीं बन पाती है। लेकिन हमारे पास थिएटर होगा तो मुझे लगता है कि थिएटर में बेहतर सिनेमा लगने लगेंगे और लोग थिएटर का सिनेमा बनाना शुरू करेंगे। और जब थिएटर के लिए बनेगा तो अपने आप अपना भाषा सुधर जाएगा और अपने आप चीजें बड़ी हो जाएगी। ये तो थिएटर अगर कोई बनाना चाहे बिहार के भीतर तो क्या दिक्कत आती है? कोई अगर नया आदमी जाके खुद अपना थिएटर खोलना चाहे तो क्या परेशानी होगी? उसके लिए बिहार सरकार का बहुत योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन व्यवस्था सारी चीजें बिहार सरकार अगर नहीं मुहैया कराएगी तो फिर वो प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये काम संभव है नहीं सर। नहीं तो खेसारी लाल जी कह रहे हैं कि सरकार को अपने स्तर पर ये सोचना चाहिए कि क्योंकि फिल्में अगर बेहतर बनेंगी तो वो दिखेंगी कहाँ, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। भोजपुरी के पास एक बड़ा दर्शक वर्ग है लेकिन वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, बेहतर जगह नहीं है जहाँ जाकर वो अपनी फिल्में देख सकते हैं। इस तरह की और परेशानी है भोजपुरी को लेकर। लेकिन ये भी तो सच है कि इन्हीं परेशानियों के बीच से खेसारी लाल निकल जाते हैं, इन्हीं परेशानियों के बीच से बाकी स्टार निकल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर कोई बातचीत की हो सरकार के स्तर से या किसी बड़े नेता से, इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए अब मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि सर हम एल्बम जब करते हैं ना तो हमारे एक दिन में एल्बम 10 मिलियन 20 मिलियन और एक महीने में 100 मिलियन एल्बम हो जाते हैं, बट सिनेमा नहीं हो पा रहा है। सिनेमा की रिकवरी वहाँ हॉल से थिएटर से नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका प्लेटफॉर्म है और वहाँ से रिकवर गाने का हो जाता है। बट सिनेमा का रिकवर होने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। और सिनेमा यूट्यूब तक जाते जाते मुझे लगता है कि वो 2 साल पुराना हो जाता है। बिल्कुल।
तो 2 ज्यादा साल ही, कई बार ज्यादा ही हो हाँ जाता 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है यूट्यूब तक जाते जाते। तो फिर अभी का प्रवेश 2 दिन में चीजें बदल जाती है, सोचने के तरीके बदल जाते हैं। और यहाँ क्या है कि हिंदी में क्या है कि उनके पास थिएटर है, तुरंत अपनी चीजों को वो 1 महीने के अंदर पूरी रिकवरी करके और दूसरे महीने में अपना सिनेमा यूट्यूब पे डाल देते हैं या थी में डाल देते हैं आपके सैटेलाइट पे, तो उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। हमारा है कि अब यहाँ होगा फिर वहां होगा करते करते तो हम यूट्यूब पे 2 साल बाद आते हैं। रिकवरी तो थिएटर वो से नहीं हो थिएटर रही से रिकवरी नहीं हो रही है। है। यानी कि अगर केसारी जी का कोई भी अगर सिनेमा अगर हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं भले 2 साल बाद भी, तो लगभग 1 से 2 दिन में 5 से 10 मिलियन व्यूअर्स आते हैं। 10 मिलियन मतलब इतने लोग देख चुके हैं, यानी लगभग 50 लाख हाँ, से लेके आपके 1 करोड़ करोड़ तक व्यूअर्स एक दिन में आते हैं। अगर उसका आधा भी अगर थिएटर तक पहुंचे हम, तो लगभग एक प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा मतलब फिल्म फायदा सुपर हिट होगा। हो जाएगी, वो इतना बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है जिसमें एक फिल्म सुपर हिट हो सकती है, लेकिन इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया है। और ज़रूरत है कि ये जो मांग अभी की गई है, ये केवल खेसारी लाल अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, ये पूरी इंडस्ट्री की मांग है। और इसका फायदा केवल खेसारी लाल को नहीं मिलना है, ये सभी को मिलेगा, जितने भी कलाकार हैं, जितनी भी फिल्में बन रही हैं। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस तरह की मांगों को हम उठाएं, और सरकार से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस तरह की मांगों को सुने, ताकि एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सके। और जाहिर सी बात है कि जो छठ गीत हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे अभी आगे, लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक प्लेटफॉर्म बेहतर मिले और उसका जो है, उसका जरिया जो है बने, हमारा ये कार्यक्रम बने। और खेसारी जी, छठ का मौका है, अगर आप एक लाइन गा सकें, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि छठ को लेकर आपके ही चाहने वाले हैं हमारे, हम इस बीच में कहीं नहीं हैं, वो लगातार इतने सारे कमेंट आते हैं उसमें कि हम मजबूरी में पूछना पड़ता है हमको आपसे बार। मैं सरदा जी का एक लाइन गुनगुना देता हूँ। ठीक है। का चाहिए बस के बहंगे बहंगेला चकात जा, बहंगेला चकात जा। ये हमारे यहाँ का सरदा जी ने, इस गाने से ही शुरुआत होती है हमारी छठ की। आज हमारे बीच आज भी हैं वो, और मुझे लगता है जीवन जब तक ये धरती रहेगी तब तक हमारे दिल और हमारे संगीत से उनको कोई दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल। शारदा सिन्हा को हम जितना भी याद करें, छठ को लेकर आपने भी गाया है, हर कोई गाया है छठ को। और छठ जिस तरह से प्रकृति की आराधना का पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, इसमें गीतों की भी एक जगह है। और गीत कोई बाहर से किसी ने नहीं लिखे हैं, वही धुन है, वही ट्रेडिशन है जो हमारी दादी, हमारी चाची सालों से गाती रही हैं, उसी को गा करके हिट कर दिया गया है। तो छठ पर क्या इस साल कोई नया प्रोजेक्ट या अगले साल कुछ सोच रहे हैं? प्रोजेक्ट तो हर दिन होता है। अभी तो मैंने 3 गाने छोड़े हैं और 4-5 गाने मेरे ट्रेंडिंग में हैं, जिसमें से 3 छठ और तीनों का तीनों ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं लोगों का आस्था तो है। और छठ जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई त्यौहार है। दुनिया के सारे त्यौहार अच्छे हैं, बट लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, हम तो डूबते हुए को भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आस्था ऐसा है कि सबकी आस्था इससे जुड़ी है। और मुझे दुख होता है मैं जब छठ में नहीं रहता तो, लेकिन काम है, किसी का काम लिया हूँ तो भी एक जिम्मेदारी है, और वो भी समाज के लिए ही कर रहा हूँ। मुंबई में भी मेरी वाइफ करती है, तो वहाँ पे कम से कम जितने भी गोरखपुर से लेके देवरिया वरिया के लोग हमारे यहाँ पे हैं, मेरे बंगला से जस्ट बगल में जो सोसाइटी है उसमें, तो पोखरा मेरे ही लॉन में खोना जाता है। क्या बात। और वहीं पे लोग कोसी भी भरने आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे जो मेरा मकान है, थोड़ा सा जगह है वहाँ पे, जिस तरह गांव में जगह होती है उसी तरह का मकान मैंने मुंबई में भी लिया। तो वहाँ पे जो भी त्यौहार होता है, तो वहाँ के जो हैं, जो अपनी तरफ के हैं, और उनके पास तो फ्लैट है, तो मेरे बंगलों पे एक मेला की तरह लगता है और मुझे अच्छा लगता है। और मेरी बहुत बड़ी बात है कि आप जगह देते हैं लोगों को छठ करने के लिए, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मेरी वाइफ हम पूजा पाठ बहुत करती हैं। वो उनका है कि मैंने हफ्ते में कम से कम 5 दिन पूजा ही करती हैं वो एकदम बहुत आस्था से बहुत जुड़ी हुई हैं। और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो काम में रहता हूँ, बट उनको वक्त मिल जाता है, वो भी सारी करती रहती हैं। तो इसलिए सारे लोग उनके साथ मिल के करते हैं।
तो राजा राम की तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या फ्यूचर, क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है आपका अपकमिंग? बहुत सारा प्रोजेक्ट है मेरे, ये कि गॉड फादर इन्हीं की बैनर की फिल्म है जो कि रिलीज होने वाली है। इसके बाद कब होगी रिलीज, कब तक हो जाएगी? अवैध 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है, जो कि अवैध आपके हमारे यहाँ जो हथियार बनता था मुंगेर में, उसी के बेस पे कहानी है कि हथियार क्यों बंद हुआ अचानक, वहाँ के कारीगरों को लोगों ने अपराधी बना दिया, जो कि वो कारीगर थे, हुनरमंद थे, हुनर था उनका, और उसी से लड़ाई भी लड़ी गई थी, लेकिन किसी सरकार ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो उस विषय पे मैंने भी कि उन कारीगरों की आवाज उठाकर मैंने अवैध बनाई, अवैध 1 अवैध 2, मैंने दो पार्ट है उसके। तो पहले अवैध आ रही है या पहले गॉडफादर? नहीं, गॉडफादर आएगी। डंस है एक स्नेक के ऊपर, जो आजकल सांपों के जहर से लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर एक नई कहानी है वो। तो लगातार फिल्में हैं मेरी, अभी श्री 420 वो भी एक है, अभी मैं कर रहा हूँ प्रेम आपके अग्नि परीक्षा जो कि मैं सुल्तानपुर में शूट कर रहा हूँ। तो लगातार मेरी सिनेमा है इधर, जो बेहतर तरीके से बेहतर कंसेप्ट के साथ प्रयास है अपने भोजपुरी को आगे करने की। तो इसमें से जितने प्रोजेक्ट्स आपने बताए, गॉड फादर, डंस, अग्नि परीक्षा, तो इसमें आपका जो आपके दिल के करीब कौन सा है सबसे? सारे देखिए, समझिए कि मेरे प्रोजेक्ट मेरे बेटे की तरह होते हैं, तो सब मेरे लिए खूबसूरत है। अब किसका नसीब कहाँ लेके जाता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना लोगों पे अपनी छवि छोड़ पाता है। हाँ। ठीक है, अगला सवाल पराग जी आपसे करेंगे। राजा राम में जो काम है खेसारी लाल जी का, उस पर क्या कहेंगे आप? राजा राम के काम के बारे में यही कहूँगा कि बड़े शिद्दत से इन्होंने काम किया है, बड़े शिद्दत से हमसे भी काम करवाया है। और ये तो पहले दुनिया के प्रोड्यूसर ने जो आप कह रहे हैं कि हमसे एक्टर ने काम कराया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक्टिंग किया है, एक्टिंग भी की है मैंने। आपका किरदार क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और डायरेक्टर के किरदार अच्छा, तो फिल्म की कहानी में डायरेक्टर हैं आप? जी हाँ, ठीक है। तो वही है कि बड़े शिद्दत से काम सब लोगों ने एक दूसरे से किया है, एक दूसरे के साथ किया है, और एक बहुत ही भावनात्मक सिनेमा है राजा राम। जितना कमर्शियल एंगल्स जो अभी तक ट्रेलर और टीजर के जरिए लोगों को दिखे हैं, एक इमोशनल एंगल जो है वो हम लोग ने ट्रेलर और टीजर के माध्यम से अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो वो सिनेमा देख के ही आपको समझ में आएगा। तो वही है कि देखिए, बातचीत में इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो एक कलाकार के राजा राम बनने की वो कहानी है, जिसमें एक पूरी टीम है, पूरी यूनिट है और सबको जगह दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी टीम को भी अपने अभिनय में शामिल कर लिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक सवाल है खेसारी लाल जी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ही चैनल पर काजल राघवानी आई थी और उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाएगा कि देखिए ये आपस में मिल गए, नहीं पूछा। लेकिन वो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर, हमारे चैनल से जुड़ी, और कहा कि ऐसे किया, खेसारी लाल औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, मुझे प्रलोभन दिया, ये दिया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ना सर कि जिनके बातों में कोई बात नहीं, उस पर बात करके बात बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं उनके लिए क्या बोलूँ, एक सम्मानित है, वो महिला है, उन्होंने जो कहा शायद उनके मन में जो आया होगा उन्होंने बोला है। मैं कितना सम्मान करता हूँ ये मुझे पता है, और ये लोगों को भी पता है कि मैं कितना सम्मान करता हूँ। एक के कहने से जस्टी नहीं होता किसी के कैरेक्टर को, कि दुनिया में बहुत सारे लोग किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर हम एक उंगली किसी के तरफ किए हैं ना, तो ये 3 उंगली हमारे तरफ है। तो पहले हम खुद को क्लियर कर ले कि हम कितना गलत हैं, कितना सही, फिर हम किसी और पे उंगली उठाएं। और उन्होंने बहुत कुछ सारी बातें की है कि जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ रहता हूँ, तो इंडस्ट्री की सारी लड़कियां इसका मतलब गलत हो गई। इसका मतलब तो सारी लड़कियां मेरे साथ रही, सबने आपके साथ काम किया। हाँ, सबने काम किया है, तो सब मेरे साथ रही हैं, तभी उनको काम मिला है। इसका मतलब इनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे नहीं, मुझे लगता है कि अपने बिरादरी के लोगों को बेइज्जत करके गई हैं वो, और कहीं ना कहीं सारे हीरोइनों को उन्होंने उनके कैरेक्टर पे दाग लगा के गई हैं वो। तो ये विषय नहीं है बात करने का, मुझे लगता है कि उनका अपना विषय है, उनका अपना विचारधारा है। मेरे लिए वो आज भी सम्मानित है, कल भी थी, परसों भी थी, क्योंकि वो किसी की बहन है, किसी की माँ बनेंगी, किसी की पत्नी बनेंगी, लेकिन आने वाला भविष्य, उनको ये बात तो हमेशा किसी भी महिला के लिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई आप कहीं बात बोलते हो तो ये चीजें छप जाती है। आपका जिस दिन बेटा होगा
तो आपके कैरेक्टर पे फिर वो सवाल उठाएगा कि माँ आप ऐसे थी। आपका भाई आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाएगा, आपका पति, आपको शादी करना है, आपका पति भी कहेगा कि आपका आचरण ऐसा था, क्योंकि आपने खुद ही कबूल कर दिया। और आपने अपना तो किया ही, बल्कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की सारी लड़कियों को करा दिया कि हाँ सारी लड़कियां खेसारी के साथ रहेंगी, क्योंकि आपने बोला ही कि नहीं खेसारी जब तक रहते नहीं तब तक किसी को काम नहीं देते। तो इसका मतलब सब रही है मेरे साथ। बट इतना इंसान के पास टाइम कहाँ है सर। 18 साल से मैं एक पत्नी का पति हूँ, 12 साल से एक बेटी का बाप हूँ, 7 साल से एक बेटे का बाप हूँ, और 32 साल से एक माँ का बेटा हूँ, 32 साल से एक पिता का बेटा हूँ, 32 साल से अपने भाइयों का भाई हूँ। समाज का कहीं ना कहीं समाज का बेटा मैं बना तो मुझे 15 साल समाज के बेटा बनते हुए हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ ये किसी एक के कहने से जस्टी नहीं हो सकता है। और कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए, मैं अचानक सही था और अचानक गलत कैसे हो गया, तो छोड़ दीजिए, वो विषय नहीं है। मुझे नहीं लगता उनके लिए मैं कुछ बोलूं। एक महिला के बारे में बोल के क्या मतलब सर। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि नहीं, अगर पूछूंगा तो ठीक नहीं होगा, आप चाहे तो ना भी दें। चलिए अब विषय को बदलते हैं, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ये इतनी आगे बढ़ रही है, आप कहते हैं कि 2 दिन में करोड़ों लोग देख लेते हैं, फिल्म की डिमांड होती है, तो अब लगता नहीं कि एक जो प्रोफेशनल माहौल होना चाहिए, क्या वो है भोजपुरी इंडस्ट्री में? प्रोफेशनल कलाकार तो अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन एक जो माहौल जैसे मुंबई में है या जैसे बाकी लैंग्वेज में है, साउथ में है, क्या वो है भोजपुरी में? नहीं, एकता की कमी तो है, नो डाउट सर, आप बिल्कुल सही हैं कि एकता की कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कि कोई बड़ी भी चीज़ आती है तो लोग उसके बारे में बात तो करते हैं, बट दिल से बातें नहीं होती है। लोगों को लगता है कि ये इसको नीचे कर देंगे तब हम ऊपर होंगे। नहीं, उसके काम को सराहो और उससे बेहतर करके नीचे करो उसको। अपने जुबान से सब नीचा करना चाहते हैं, जुबान से उसको छोटा कर देंगे, जुबान से बोल के उसको गंदा कर देंगे। तो यहाँ वो मानसिकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा की कमी है। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे भी शब्द कभी कभी बुरे हो जाते हैं और मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे खुद पे भी सुधार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ, तो इस सब हम सबको सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं दुनिया गलत है, मैं बहुत सही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूँ, मेरे भी भाषा हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो हम सबको सुधार करने की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ें सुधरेगी। 2 सवाल है आखिर में, देखिए बस अब 2-4 मिनट में इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे। एक सवाल तो यह है कि मैं तेज प्रताप यादव जी का एक बार देख रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा गया, लोग नहीं देते जवाब, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन, तो उन्होंने कहा खेसारी लाल यादव। उस पर क्या कहेंगे? वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके विचारधारा में हमेशा सम्मानजनक उस परिवार से जुड़ा हूँ, तो उनका प्यार कोई और होता तो वो नहीं देता इस सवाल का जवाब, लेकिन उन्होंने बेधड़क कह दिया। उनका प्यार है, और मुझे प्यार करते हैं, और वही नहीं, मुझे लगता है कि उस परिवार का हर वो आदमी मुझे प्यार करता है। एक बेटे की तरह ही हूँ मैं, और बेटा ही हूँ मैं। जब भी उस परिवार में जाता हूँ तो मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया गया कि मैं उस परिवार का बेटा नहीं हूँ। तो उनका मोहब्बत है जो अपने खेसारी भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए बरसता है, और वो हमेशा सम्मानित है मेरे लिए। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल खेसारी जी, और प्लीज़ ये ठीक है गला आपका ख़राब है, लेकिन ये मौका मिलता नहीं है कि आपके साथ हम बैठें, छठ का मौका है, खरना का दिन है, बस 2 लाइन कुछ अपनी पसंद का छठ पे सुना दीजिए। 2 लाइन। सब का डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर चैनल पे मैं गाता हूँ, और नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। अगर हमारे पास मोहब्बत है तो हमारे लिए नून रोटी, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, हम अपने जनता के साथ, अपने परिवार के साथ किसी भी परिस्थिति में नमक रोटी खा के भी जिंदगी को गुजार सकते। चलिए खेसारी लाल जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म राजा राम के लिए, पराग जी आपको भी, और बहुत आपका शुक्रिया खेसारी जी कि हमने हमारे तमाम सवालों का आपने इतनी बेबाकी के साथ जवाब दिया। अब हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी आपसे बातचीत करें। बहुत शुक्रिया खेसारी लाल जी, पराग जी, कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो खेसारी लाल जी की फिल्म राजा राम कल रिलीज हो रही है, और फिल्म को लेकर जी बिहार झारखंड की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को, खेसारी लाल जी को, पराग जी को, और हम उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म जो इनकी बाकी फिल्में रही हैं उसकी तरह बेहद कामयाब हो। तो फिल्म को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया खेसारी जी और पराग जी, हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखते रहिए जी बिहार झारखंड।